नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हुमायूं की असफलता के प्रमुख कारण क्या-क्या थे। साथियों, हम लोग इससे रिलेटेड ढेर सारे चीजों को समझे हैं ताकि आप उन सारे चीजों को पढ़ के इन सारे प्रश्नों का आंसर दे सकें। हालांकि हम लोग सभी चीजें पढ़ने के बावजूद भी हम लोग एक-एक करके सारे प्रश्नों को देख रहे हैं ताकि ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो बहुत ही बारीकी से लिख सकें। साथियों, और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो हर बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथियों, ये तो आपके यूनिवर्सिटी लेवल के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, और अगर आप हिस्ट्री में और भी आगे स्टडी करते हैं तो ये उसके लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। ये जो सारे टॉपिक है साथियों, हुमायूं, बाबर, इन सारे चीजों से रिलेटेड आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न आते रहते हैं। ये जो है साथियों आपका जो सिलेबस है, हम लोग रिव्यू सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 4 हिस्ट्री का सिलेबस है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिव्यू का ही है। यदि आप झारखंड में किसी भी यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए देख रहे हैं तो ये आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए साथियों, हम लोग इसे समझते हैं कि आखिर हुमायूं की असफलता के पीछे क्या प्रमुख कारण रही है। साथियों, इससे पहले हम लोग इससे रिलेटेड ढेर सारे चीजों को समझे हैं। हुमायूं के लाइफ के बारे में, ये कैसे निर्वासन हुए, कैसे ये अपने देश को छोड़ गए, कैसे ये हारे युद्ध में, इन सारी चीजों के बारे में यदि आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो आपको प्लेलिस्ट में वीडियोस मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। और यदि आप हमारे वीडियोस को शुरू से ही देखते हैं ना तो आपको तो पता ही होगा। तो चलिए साथियों, इसे हम लोग समझते हैं कि आखिर हुमायूं की असफलता के पीछे प्रमुख कारण क्या क्या थी। साथियों, हुमायूं की असफलता के पीछे कई कारण थे। ये कारण साथियों उसके शासन के दौरान धीरे धीरे सामने आए और अंत में उसके पतन का कारण बने। हम लोग अभी देखेंगे साथियों कि आखिर हुमायूं के असफलता के पीछे क्या क्या कारण रही है जो उसके शासन के दौरान धीरे धीरे सामने आए और अंत में उसके पतन का कारण बन गया। तो चलिए, सबसे पहला जो कारण है साथियों वह है राजनीतिक अस्थिरता के कारण और भाइयों से संघर्ष के बारे में। हालांकि इसके बारे में भी हम लोग डेडिकेटेड देखें, लेकिन चलिए हम लोग क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, क्योंकि देखिए साथियों, यदि पीडीएफ को ऊपर स्क्रॉल कीजिएगा तो इन सारी चीजों के बारे में आपको नोट्स के माध्यम से ही बता चुके हैं। लेकिन हम लोग चलिए क्वेश्चन को भी देखते हैं ताकि आपको इन सारी चीजों से पूरा क्लेरिफिकेशन हो सके, क्योंकि हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, मतलब पूरे चैप्टर को ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं। पहला जो कारण था साथियों वह था राजनीतिक अस्थिरता और भाइयों से संघर्ष। साथियों, हुमायूं के भाइयों जैसे कमरान, अस्करी और हिंदाल ने उसका साथ नहीं दिया। कमरान ने पंजाब और लाहौर पर कब्जा कर लिया और हुमायूं की मदद करने की जगह उसके खिलाफ काम किया। देखिए क्या है, हुमायूं के जो भाई थे साथियों जैसे कमरान था, अस्करी और हिंदाल था, उनका साथ नहीं मिला। कमरान ने पंजाब और लाहौर पर कब्जा कर लिया और हुमायूं की मदद करने की जगह उसके खिलाफ बगावत कर दी। भाइयों के बीच सत्ता की लड़ाई ने मुगल साम्राज्य को कमजोर कर दिया। और साथियों, इन भाइयों के वजह से जो लड़ाई हुई, इससे क्या हुआ कि जो मुगल साम्राज्य की जो सत्ता थी साथियों उसमें प्रभाव पड़ा और मुगल साम्राज्य पूरी तरह से कमजोर हो गया। इसके वजह दूसरा था साथियों वह था शक्तिशाली दुश्मन शेर शाह सूरी। देखिए शेर शाह सूरी तो हालांकि बहुत ही चतुर और बहुत ताकतवर राजा था, लेकिन कहीं ना कहीं हुमायूं का भी गलती था, क्योंकि ये सभी भाई आपस में ही लड़ते रह गए और हुमायूं मतलब अपने मौज मस्ती में मगन हो गए। तो जिससे क्या हुआ कि शक्तिशाली दुश्मन शेर शाह सूरी जो था, इनको लगातार 2 युद्धों में हरा दिए। क्या क्या युद्ध थे आप देख सकते हैं साथियों, क्योंकि इस तरह में आपको भी रिवीजन हो जाएगा। साथियों, शेर शाह सूरी एक होशियार और राजनीतिक शासक था। उसने बिहार और बंगाल पर नियंत्रण कर लिया था और अपनी सेना को अच्छी तरह संगठित कर लिया था। देखिए क्या था साथियों कि शक्तिशाली दुश्मन शेर शाह सूरी उसने साथ में बिहार और बंगाल पर नियंत्रण कर लिया था और अपनी सेना को अच्छी तरह से संगठित कर लिया था। और वही वही साथियों हुमायूं का सेना को देखें तो इनका जो सेना था साथियों वह संगठित नहीं था और ये पहले से भी आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। इसको मतलब इनके पास अपने सैनिकों को देने के लिए मतलब उसमें की पैसा भी नहीं था। इनके पास पैसा था लेकिन उस मात्रा में नहीं था कि शेर शाह सूरी का ये सामना कर सके। साथियों, इसके बाद चौसा 1539 और कन्नौज 1540 की लड़ाइयों में उसने हुमायूं को बुरी तरह से हराया और भारत से बाहर कर दिया। इसका तीसरा जो कारण था साथियों वह था कमजोर प्रशासन और नेतृत्व। हुमायूं एक अच्छा इंसान था लेकिन उसमें एक कुशल शासक जैसी कठोरता और निर्णय लेने की क्षमता नहीं थी। साथियों, कहा जाता है कि हुमायूं एक बहुत ही अच्छा इंसान था लेकिन उसमें साथियों एक कुशल शासक मतलब कि एक शासक किस प्रकार से होता है उस चीजें उनके पास नहीं थी। और जैसे कठोरता और निर्णय लेने की क्षमता उनमें नहीं थी, किसी भी चीज के बारे में तुरंत निर्णय नहीं ले पाते थे। साथियों, वह समय पर निर्णय नहीं ले पाया और कई बार भावुक होकर गलत फैसले ले बैठा, क्योंकि देखिए आप शासक हैं,
और यदि भावुक होइएगा तो फिर आपकी सत्ता की जो जो साम्राज्य की जो सत्ता वो तो डगमगाएगी ही। तो वही सारी चीजें हैं। चौथा जो कारण है साथियों वह है आर्थिक तंगी। बाबर की मृत्यु के बाद खजाना खाली था। खजाना खाली था का मतलब साथियों कि पैसे ज्यादा नहीं था। हुमायूं के पास ना तो मजबूत सेना थी और ना ही सेना को चलाने के लिए पर्याप्त धन थे। इस आर्थिक कमजोरी ने उसकी शक्ति को कमजोर कर दिया। इसके पांचवा जो कारण बताया जाता है साथियों इसके असफलता के पीछे, वह था सेना की कमजोरी और अनुशासनहीनता। क्या था साथियों कि हुमायूं की सेना बिखरी हुई थी और उसमें एकता की कमी थी। कि देखिए, आप भले ही कितनों को रहिएगा लेकिन उसमें एकता नहीं रहेगा तो फिर कोई काम का नहीं है। तो वही था कि हुमायूं की सेना साथियों बिखरी हुई थी और उसमें एकता की कमी थी। इसके बाद साथियों सेना के पास अच्छी योजना और नेतृत्व का अभाव था। मतलब देखिए, सेना तो ये हालांकि लड़ाई के लिए होते हैं लेकिन इनको जब तक अच्छा से नेतृत्व नहीं किया जाए तो वो क्या कर सकते हैं, करें मतलब कि क्लास में हम लोग के टीचर आते हैं, मॉनिटर रहते हैं, तो वो लोग क्यों रहते हैं कि एक मतलब गाइडेंस देने के लिए। यदि हम लोग को अच्छा गाइडेंस नहीं मिलेगा क्या करना है क्या नहीं तो फिर कैसे होगा। तो वही था कि सेना के पास अच्छी योजना और नेतृत्व का अभाव नहीं था, जबकि इसके दुश्मन शेरशाह के पास अच्छा सेना और संगठित सेना था। तो छठवां जो इसका कारण है साथियों वह मुगल साम्राज्य की नींव अभी कमजोर थी। क्यों कमजोर थी साथियों, क्योंकि बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना तो कर दी थी लेकिन वह अभी पूरी तरह मजबूत नहीं हुआ था और इनका अंत हो गया था। स्थानीय राजपूत और अफगान शासक अभी भी स्वतंत्रता चाहते थे। जो वहां के स्थानीय राजपूत थे साथियों और अफगान शासक थे वे अभी भी स्वतंत्रता चाहते थे, इसलिए हुमायूं को पूरा समर्थन नहीं मिला। इसके बाद है साथियों कि हुमायूं की असफलता के पीछे उसका कमजोर नेतृत्व, पारिवारिक फूट, आर्थिक संकट और शेरशाह जैसी मजबूत चुनौती जिम्मेदार थी। क्या है कि देखिए, हुमायूं की असफलता के पीछे साथियों उसका कमजोर नेतृत्व, इसका हुमायूं का कमजोर नेतृत्व, पारिवारिक फूट जैसे भाइयों के बीच लड़ाई, आर्थिक संकट और शेरशाह जैसी मजबूत चुनौती जिम्मेदार थी। यदि वह अपने भाइयों को साथ लेकर चलता और समय पर कड़े फैसले लेता तो शायद उसका शासन अधिक समय तक टिक पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आपका, हुमायूं का निर्वासन क्या था और यह कब हुआ। साथियों निर्वासन का अर्थ होता है किसी व्यक्ति को अपने देश या राज्य से बाहर कर दिया जाना या भगा जाना, मतलब भाग जाना। ये देखिए निर्वासन का क्या अर्थ है साथियों, किसी भी व्यक्ति का अपने देश या राज्य से बाहर कर दिया जाना या फिर भाग जाना। हुमायूं का निर्वासन उस समय की घटना है साथियों जब उसे अपने राज्य और राजधानी से हारकर बाहर भागना पड़ा और वर्षों तक वह भारत से बाहर रहा। देखिए क्या निर्वासन का अर्थ होता है, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ तो इसके लिए निर्वासन का अर्थ ये है, निर्वासन का अर्थ ये होता है कि किसी व्यक्ति या अपने देश या राज्य से बाहर कर दिया जाना या भाग जाना निर्वासन कहलाता है। साथियों ये निर्वासन उस समय की घटना है जब उसे अपने राज्य और राजधानी हार कर बाहर भागना पड़ा और वर्षों तक वह भारत से बाहर रहा, मतलब लगभग 15 वर्षों तक यह बाहर रहा और फिर वह दिल्ली में आके अपना शासक करते रहा, मतलब इस शेरशाह सूरी से हारा था। साथियों हुमायूं का निर्वासन के बारे में जानते हैं हम लोग। हुमायूं को 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने कनौज की लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। यह उसकी दूसरी बड़ी हार थी। पहली हार थी साथियों चौसा की लड़ाई 1539 में हुई थी, ये उसमें भी हार गए थे। तो क्या है कि हुमायूं का निर्वासन क्या है कि साथियों इनको 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी से कनौज की लड़ाई में हार का सामना करना पड़ा। यह उसकी दूसरी बड़ी हार थी। पहली हार चौसा की लड़ाई 1539 में हुई थी। कनौज की हार के बाद हुमायूं को दिल्ली, आगरा और अन्य महत्वपूर्ण मुगल क्षेत्रों से भागना पड़ा। शेरशाह ने मुगलों के स्थान पर खुद को भारत का शासक घोषित कर दिया। इसके बाद हुमायूं लगभग 15 साल तक निर्वासन में रहे, मतलब यह अपने देश से बाहर रहे। साथियों उसे भारत से भागकर पहले राजस्थान और फिर पंजाब जाना पड़ा। जब ये भारत से भागे साथियों, मतलब भारत से कहने का मतलब है कि उसे भारत से भागकर पहले वे राजस्थान और फिर पंजाब जाना पड़ा, लेकिन वहां भी उसे अपने भाई कमरान से सहयोग नहीं मिला। अंत में हुमायूं को ईरान मतलब कि फारस जाना पड़ा, जहां वह ईरानी बादशाह शाह तहमास्प से के दरबार में शरण लेने गए। साथियों ईरान में उसे कुछ सैन्य मदद मिली और वहीं से उसने अपनी खोई हुई ताकत फिर से जुटाई। करीब 15 वर्ष बाद जब शेरशाह और उसका उत्तराधिकारी इस्लाम शाह मर चुका था और सुर वंश कमजोर हो गया था, तब हुमायूं ने दोबारा भारत पर आक्रमण किया।
1555 ईस्वी में हुमायूं ने एक बार फिर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और अपना शासन पुनः स्थापित किया। साथियों, हुमायूं का निर्वासन 1540 ईस्वी से शुरू होकर 1555 ईस्वी तक चला, यानी लगभग 15 वर्षों तक। साथियों, वह भारत से बाहर रहा। यह काल उसके जीवन का सबसे कठिन समय था, लेकिन इसी समय उसने धैर्य, संकल्प और विदेशों से मदद लेकर दोबारा सत्ता प्राप्त की। देख सकते साथियों, 15 साल के बाद कम बैक किया। हम लोग 2-4 दिन में कम बैक नहीं कर सकते हैं। मतलब होता है ना कि अब बहुत को ये सोच के नहीं पढ़ते हैं कि टाइम नहीं है। तो देखिए, टाइम आपके पास बहुत है साथियों, पढ़िए। हालांकि इसमें तो कुछ समझाने जैसा है नहीं, क्योंकि क्या है इसमें कि हुमायूं का निर्वासन क्या था साथियों, कि जब वे कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी से हारे, तो साथियों उसको अपने राज्य और राजधानी से हाथ धोना पड़ गया और वे करीब 15 साल तक वे बाहर में रहे। बाहर में कहाँ रहे साथियों? वह ईरान, फारस, ईरानी बादशाह शाह तहमास के दरबार में शरण लिए, जहां पर उन्हें साथियों कुछ सैन्य मदद मिली। और ऐसा नहीं कि साथियों सबसे पहले वे वहीं पे गए थे। सबसे पहले वे साथियों जब वहां से हार के वे बाहर गए, सबसे पहले वे राजस्थान और फिर पंजाब गए, लेकिन वहां पर उनको अपने भाई कमरान से सहयोग कुछ नहीं मिला। तो इसके बाद वे ईरानी बादशाह शाह तहमास के दरबार में गए, वहां पर उनको कुछ सैन्य मदद मिली और वहीं से उसने अपनी खोई हुई ताकत फिर से जुटाई। और करीब साथियों 15 वर्षों बाद जब शेर शाह और उसका उत्तराधिकारी कौन, इस्लाम शाह मर चुका था और सूरवंश जब कमजोर हो गया था साथियों, तब हुमायूं ने दोबारा वहां भारत पर आक्रमण किया और 1555 ईस्वी में हुमायूं ने एक बार फिर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और अपना शासन पुनः स्थापित किया। हुमायूं का निर्वासन 1540 ईस्वी से शुरू होकर साथियों 1555 ईस्वी तक चला, यानी कि लगभग 15 वर्षों तक वह भारत से बाहर रहा। यह केवल उसके जीवन का सबसे कठिन समय नहीं था, लेकिन इसी समय धैर्य, संकल्प और विदेशों से मदद लेकर उन्हें वे दोबारा सत्ता प्राप्त किए। मतलब हम लोग अपने शब्द में बोल सकते हैं कि दोबारा कम बैक किए। आइए साथियों, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है साथियों, वह है हुमायूं की कमजोरियों के कारण उसकी असफलता कैसे हुई। साथियों, ये सारे जो प्रश्न है साथियों बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखे गए हैं। आप 1 से 2 बार पढ़िएगा तो आपको काफी अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हम लोग नेक्स्ट जो है साथियों, हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक पढ़ेंगे वह है आपका, देखिए हम लोग क्या क्या देख लिए। मेजर पेपर 4 हिस्ट्री सेमेस्टर 3 का हम लोग देख लिए बाबर, विजेता और साम्राज्य निर्माता, कैसे ये बाबर विजेता हुआ, अपने साम्राज्य को निर्माण किया। हुमायूं का हम लोग प्रारंभिक कठिनाइयां देखें और असफलता देखें। इसके बाद तीसरा देखेंगे साथियों, वह हम लोग देखेंगे शेरशाह, अर्ली लाइफ कन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। शेरशाह प्रारंभिक जीवन, विजय और प्रशासन, बहुत ही इंटरेस्टिंग है साथियों। इसके बाद हम लोग देखेंगे अकबर, धार्मिक नीति, राजपूत नीति, जहांगीर चरित्र, नूरजहां की भूमिका और प्रभाव, शाहजहां केंद्रीय एशियाई नीति, उत्तराधिकारी का युद्ध और स्वर्ण युग, औरंगजेब दक्कन नीति और धार्मिक नीति, मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन, मराठा साम्राज्य की स्थापना, शिवाजी प्रारंभिक जीवन, विजय और प्रशासन। हम लोग एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे साथियों, ताकि हम लोग हिस्ट्री के बारे में जान सके। देखिए, हिस्ट्री इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम लोग को समझने के लिए मिलता है कि क्या क्या हमारे अतीत में हुए हैं, कितने राजा रहे हैं, क्या किस प्रकार से शासन किए हैं, कितने बार हारे वो, फिर कैसे कोई कम बैक किया। तो इन सारी चीजों के बारे में हम लोग एकदम डिटेल में देखेंगे साथियों। यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपका कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का जवाब देते हैं। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।